हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ गोविंद लोहिया और हम लोग यहाँ आपके 11th का केमिस्ट्री देख रहे हैं। हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 कवर कर लिया था। हम लोगों ने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया है चैप्टर 3 का बेसिक एनालिटिकल टेक्निक, जिसमें हमने दैट इज वी हैव कवर्ड प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉलिड। इसमें हमने फिल्ट्रेशन देखा, क्रिस्टलाइजेशन देखा, फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन देखा। फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन में हमने यूजुअली क्रिस्टलाइजेशन के बारे में जब मैंने बात की थी तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने यही नोट्स आपको प्रोवाइड की थी। क्रिस्टलाइजेशन में जब मैंने बात किया था तो वी टॉक अबाउट फिल्ट्रेशन में ऐसा कोई चीज बड़ी हमें समझने की जरूरत नहीं थी। सिर्फ इतना ही ध्यान में रखना था कि ऊपर में जो चीज रहती है उसको हम लोग रेसिड्यू बोलते हैं और जो निकलता है उसको हम लोग फिल्ट्रेट बोलते हैं। ये हमने ध्यान दिया था वहां पर, ठीक है। डिकॉक्शन ये वर्ड आया था, मैंने आपको समझाया था डिकॉक्शन मींस व्हाट। क्रिस्टलाइजेशन में सिर्फ क्रिस्टलाइजेशन अगर वर्ड होगा तो इट इज डील्स विद द वन सब्सटेंस, बट फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन हमने बात की थी 2 और मोर और जिनकी सोल्युबिलिटी का डिफरेंस हो इन द सेम सॉल्वेंट। तो ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट था, फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। इस पे क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए, तो ये क्वेश्चन ध्यान में रखना कि जब 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड होंगे और जिनके सोल्युबिलिटी का डिफरेंस होगा एक सॉल्वेंट में, तब हम लोग फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन यूज करते हैं। उसके बाद हम लोगों ने चॉइस ऑफ सॉल्वेंट के बारे में बात की थी क्रिस्टलाइजेशन के लिए। इसमें भी कुछ चीजें आपको ध्यान में रखने जैसी है। फिर हम लोग डिस्टिलेशन, ये पार्ट हमने ऑलरेडी देख लिया था। डिस्टिलेशन में भी हमने बात किया था कि देर आर 2 डिफरेंट टाइप्स, 2 से ज्यादा हम लोग बोलेंगे देर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्टिलेशन, सिंपल, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एंड अंडर रिड्यूस प्रेशर। अंडर रिड्यूस प्रेशर समझा तो मैंने ये बात किया था कि इस पे भी क्वेश्चन बनने के चांसेस है आपको कि लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट हाई और हाई टेम्परेचर पे डिकम्पोज होना। हाई टेम्परेचर पे डिकम्पोज होने का मतलब है कि उनका बॉइलिंग पॉइंट हाई है, मतलब उनके बॉइलिंग पॉइंट के ही नीचे या बॉइलिंग पॉइंट के टेम्परेचर पे इनका डिकम्पोज होना शुरू हो जाता है। तो बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर पे डिकम्पोज होता है। तो ऐसा एग्जाम्पल मैं आपको दे दूं, यूजुअली यहाँ हम लोग एक एग्जांपल देख लेते फटाक से कि कौन सा ऐसा कंपाउंड है कि जो ऐसे शो करता है। तो ग्लिसरॉल, जो कि ग्लिसरॉल जो कि विस्कस लिक्विड है हाईली, मगर इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई है और अगर उसके बॉइलिंग पॉइंट तक हम लोग जाते हैं तो वो डिकम्पोज होता है। तो ग्लिसरॉल इन सोप इंडस्ट्री, तो ये एक ध्यान में रखो। तो ये एक इसका एग्जाम्पल, ये क्वेश्चन बनने जैसे क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखना है। नाउ ये हमने ऑलरेडी कवर किया था। आई हैव सेंड द पीडीएफ ऑफ दिस नोट्स आल्सो टू योर ग्रुप। नाउ आज हम लोग जो देखने वाले हैं इसी के आगे का टॉपिक हम लोग देखेंगे, दैट इज वी हैव सीन दिस क्रिस्टलाइजेशन प्रोसीजर हमने देखी, फ्रैक्शनल ये भी देखा, डायग्राम हमने बनाई थी, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम मैंने बताया था कि कैसे आपको ध्यान में रखना पड़ेगा फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के लिए। डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर, इसका मैंने आपको बताया कि ग्लिसरॉल फ्रॉम सोप इंडस्ट्री, ये वाला ध्यान में रखो। फिर सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, तो आज जो हम लोग टेक्निक देखने वाले हैं वो है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, ठीक है। अब यहां हम लोग आते हैं तो टुडेज टॉपिक, फर्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। ये क्या है, बहुत ही सिंपल सी चीज है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। अगर मैं आपको बताऊं कि ये मेरे पास बीकर है, इसके अंदर एक्वियस फेज है और इस एक्वियस फेज में मैंने कुछ कंपाउंड सोल्यूबलाइज किया है जो कि ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना। तो हम लोग एक्सट्रैक्शन जब करते हैं या और कुछ है तो ये ऑर्गेनिक फेज में इसमें कंपाउंड है। अब इसमें से इसको हम लोग निकालेंगे कैसे, सेपरेट आउट कैसे करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक सेपरेटिंग फनेल नाम का डिवाइस है। गो थ्रू दिस, दिस इज टू बी कॉल्ड एज सेपरेटिंग फनेल। ये ऐसा डिवाइस होता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं आप, सेपरेटिंग फनेल। इसमें आपको जो आपने लिया हुआ एक्वियस कंपाउंड है, जो आपने लिया हुआ है, तो इसमें क्या करेंगे, हमने ये जो ऊपर वाला कंपाउंड है जिसमें एक्वियस, ये डाल दिया, ठीक है। ये यहां पर एक्वियस, लेट अस कंसीडर दिस इज एक्वियस फेज। हम लोग इसमें ऊपर क्या डालेंगे, ऑर्गेनिक फेज। ऑर्गेनिक फेज में हम लोग डालेंगे कि जो कि इसमें इनमिसिबल हो। इनमिसिबल मतलब समझ में आया क्या आपको, कि जो पानी में या एक्वियस फेज में मिसिबल ना हो, पानी में और एक्वियस फेज में मिसिबल ना, तो ये ऑर्गेनिक फेज। लेट अस कंसीडर दिस इज ऑर्गेनिक फेज, दिस इज एक्वियस फेज, ठीक है। अब क्या किया आपका, हम लोग क्या बता रहे हैं यहां पर कि सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन ऐसी टेक्निक है जिसमें हम लोग
सॉल्वेंट के थ्रू हमारे कंपाउंड का एक्सट्रैक्ट करेंगे, खींच के निकालेंगे सॉल्वेंट के थ्रू। किस सॉल्वेंट के थ्रू? तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के थ्रू। कौन से कंपाउंड को? तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को। किस में से निकालेंगे? तो एक्वियस फेज में से। दैट मीन्स extraction of a organic compound from aqueous phase with the help of organic solvent is to be called as solvent extraction. प्रिंसिपल किस पे बेस है? इसका प्रिंसिपल बेस है, यूजुअली इसका प्रिंसिपल बेस है किस पे? तो डिफरेंट इन सोल्यूबिलिटीज। तो सोल्यूबिलिटीज के डिफरेंस पे इसका प्रिंसिपल है। दैट मीन्स इस कंपाउंड की सोल्यूबिलिटी एक्वियस में कुछ और है, जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें सेपरेट करना है उसकी, और ऑर्गेनिक में कुछ और है। तो एक टाइम के बाद में ये क्या, हम लोग इसको एक कैप रहता है, ये कैप लगाने के बाद ये नीचे इसका ओपनिंग का जैसे टैप रहता है वो टैप है ना, और ये हमारी सेपरेटिंग फनेल। अब क्या किया हमने? टैप लगा दिया, हमने इसको शेक किया। शेक करने से क्या होगा कि ये लिक्विड ऊपर नीचे, ये वाला लिक्विड भी ऊपर नीचे होगा, और जब कुछ कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड इसमें सोल्यूबलाइज होना शुरू हो जाएगा, और फिर इसका कलर बदलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, फिर थोड़ी देर के बाद में क्या होगा कि कलर चेंज हो जाएगा कंपाउंड का। लेट्स से दैट ये अभी ऐसा डार्क कलर का है, ठीक है, और ये फेंट कलर का है। उसके बाद में थोड़ी देर के बाद में क्या होगा, ये हम लोग यहीं पे फिर से वो सेपरेटिंग पैनल को बनाने की कोशिश करते हैं। इट इज लुक लाइक दिस वन। ये सेपरेटिंग फनेल है। नाउ दिस इज, अब क्या हुआ कि इसमें कलर थोड़ा सा फेंट हो गया और ये कलर थोड़ा सा ऊपर आ गया है ना, लाइकवाइज। तो ये आपका इस वे से हम लोग बात करेंगे कि एक्सट्रैक्शन होगा, इसको बोलते हैं सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। इतना ही ध्यान में रखने जैसे काम है आपको कि ऑर्गेनिक एक्वियस फेज से ऑर्गेनिक कंपाउंड का, एक्वियस फेज से ऑर्गेनिक कंपाउंड का सेपरेट करना विद द हेल्प ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट बाय यूजिंग सेपरेटिंग फनेल। ठीक है, दोनों भी ऑर्गेनिक एंड एक्वियस सॉल्वेंट इमिसिबल होना जरूरी है। इसका प्रिंसिपल डिफरेंट इन सोल्युबिलिटीज पे बेस है। ठीक है, और यहां हम लोग बात करेंगे कि ये हमको ऐसे सेपरेट आउट मिल गया। फिर आप क्या करोगे कि जैसे ही इसको निकाल लोगे, इस टैप को खोलोगे, एक बीकर लिया, इसमें सेपरेट आउट कर लिया इस लेवल तक के, ये नीचे आएंगी लेवल, यहां आने के बाद में खत्म हो जाएंगी। आप टैप बंद कर दो, यानी ऊपर की ऑर्गेनिक लेवल पूरी बची है, एक्वियस लेयर आपने इसमें जमा कर ली है। ठीक है, तो एक्वियस लेयर अलग हो गई, ऑर्गेनिक लेयर हो गई। अब हर बार ऐसा जरूरी नहीं है कि एक्वियस लेयर नीचे होंगी और ऑर्गेनिक ऊपर होंगी। डिपेंडिंग ऑन द डेंसिटीज ऑफ द कंपाउंड ये ऊपर नीचे हो सकती है। डिपेंडिंग ऑन द डेंसिटीज ऑफ द कंपाउंड ये ऊपर नीचे हो सकती है। तो ऑप्शन में अगर आपको पूछा जाता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर लाइटर इन वेट, दैट्स व्हाई दे ट्रैवल टू द ऑर्गेनिक फेज विच इज अपर, बिल्कुल गलत है, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार ऑर्गेनिक फेज ऊपर रहेंगी। जैसे कि एग्जांपल लूं मैं, CHCl3, इसको हम लोग क्लोरोफॉर्म बोलते हैं। क्लोरोफॉर्म हैविंग अ डेंसिटी इज 1.6, तो क्लोरोफॉर्म यहां नीचे रहेगा और वाटर ऊपर रहेगा अगर ये हम लोग यूज करेंगे, क्योंकि वाटर की डेंसिटी कितनी है, वाटर की डेंसिटी है 1। तो अगर कोई ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं आपको और उसके अंदर ऑप्शन कुछ ऐसा आता है कि ऑर्गेनिक्स आर लाइटर इन वेट और ऑर्गेनिक कंपाउंड हर बार ऊपर जाएंगे, तो दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, बिकॉज it is not on the basis of organic and aqueous, it is basis on the basis of the densities, ऊपर कौन सा रहेगा। जैसे क्लोरोफॉर्म CHCl3 है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, बट स्टिल इट इज heavier than water and that's why it over here है ना, नीचे रहेंगे। so this is all about solvent extraction। तो ये solvent extraction के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट, अब अगले आपका टॉपिक है क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, तो अब यहाँ देख लेते हैं, एक किताब में गलती है वो भी मैं रेक्टिफाई कर देता हूँ, आपके जो ऑनलाइन बुक है। अब क्या होता है कभी कभी कि आपको एक सॉल्वेंट, इसमें बहुत ज्यादा कंपाउंड होगा बचा हुआ है ना, तो इसमें जाने के बाद में सोल्यूबल हो गया, मगर इसकी लिमिट खत्म हो गई सोल्यूबलाइज करने की इस कंपाउंड की, तो क्या होगा, हमको ये सैंपल बार बार रिप्लेस करना पड़ेगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटिन्यूअसली रिप्लेस करना पड़ेगा, एंड दिस इज टू बी कॉल्ड एज कंटिन्यूअस एक्सट्रैक्शन। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंटिन्यूअस एक्सट्रैक्शन। तो एट दैट टाइम हम लोगों को ये डिवाइस बदलना पड़ेगा और हम लोग बोलेंगे कि हम लोग इसको अलग कर देंगे, फिर से और एक बार ऑर्गेनिक कंपाउंड डालेंगे, ऑर्गेनिक लिक्विड यानी कंपाउंड नहीं, ऑर्गेनिक लिक्विड फिर से टॉप अप करेंगे, फिर से उसमें से ड्रग इसमें आएगा या हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड इसमें आएगा,
फिर से एक बार वो जितना जाना चाहिए उतना चले गया, फिर से मुझे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को रिप्लेस करना पड़ेगा, एंड दिस इज कंटिन्यूअस, तो इसको हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूअस प्रोसेस, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। अगर आप यहां देखो इस चीज को, तो कंटिन्यूअस एक्सट्रैक्शन मैंने आपको समझा दिया, यहां उन्होंने ना मर्ज कर दिया, दिस इज टेक्निक इन्वॉल्व द कंटिन्यूअस डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन अलग जगह पे है और एक्सट्रैक्शन अलग जगह पे है, तो ये कहीं ना कहीं प्रिंटिंग मिस्टेक है आपके बुक में, तो इस वाले पैराग्राफ को दिस टेक्निक इन्वॉल्व, इसको हम लोग अभी स्किप करते हैं, ठीक है। नाउ क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक, कम टू द इंटरेस्टिंग पार्ट। इस पे इस बार 13 सितंबर 2020 को जो नीट हुई है, इसी पे क्वेश्चन पूछा गया है आपको, ठीक है। नाउ कम क्या बोल रहे हैं हम लोग, क्रोमेटोग्राफी। ये क्वेश्चन बार बार सीईटी में पूछा गया, व्हाट डू यू मीन बाय क्रोमा। तो क्रोमा इज नथिंग बट कलर, क्रोमा इज नथिंग बट कलर, क्रोमेटोग्राफी मतलब कलर पे बेस्ड टेक्नोलॉजी, तो ठीक है। यहां हम लोग बार बात करते हैं कि ये ग्रीक वर्ड क्रोमा से मिला है, जिसका मीनिंग होता है कलर, ठीक है। यूजुअली द टेक्निक इज इनिशियली डिस्कवर्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ प्लांट मटेरियल, तो ये शुरुआत में प्लांट मटेरियल के लिए थी, है ना। तो प्लांट मटेरियल के सेपरेशन में ये सब चीजें होती थी, मगर जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़े वैसे वैसे टेक्नोलॉजी चेंज होती गई, ठीक है। एंड नाउ टेक्निक चेंज है, इसका अपडेशन अलग अलग फील्ड में होते गया, एंड नाउ वी आर यूजिंग इन केमिस्ट्री, ड्रग इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल, डाई एंड सो ऑन, क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक, ठीक है। तो ये क्रोमेटोग्राफिक शुरुआत। अब हम क्रोमा मतलब कलर, डिपेंडिंग ऑन ये किस जगह पे आप यूज हो रहे हैं, इस बेसिस पे इसके दो प्रिंसिपल है, वन इज एब्सॉर्प्शन प्रिंसिपल एंड अनदर इज द पार्टीशन। तो ये दो प्रिंसिपल पे, एब्सॉर्प्शन में हम लोग बात करेंगे कॉलम क्रोमेटोग्राफी, और दूसरी तरह से हम लोग बात करेंगे इसको थीन लेयर क्रोमेटोग्राफी, जिसको हम लोग बोलते हैं TLC, ठीक है। कॉलम हो गई और थीन लेयर। पार्टीशन में हम लोग बात करेंगे पेपर क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। अब ये किस बेसिस पे उन्होंने क्लासिफाई किया ये भी समझा देते, डिपेंडिंग, क्योंकि क्रोमेटोग्राफी में एक होती है, वन फेज इज स्टेशनरी एंड अनदर फेज इज टू बी कॉल्ड मोबाइल, ठीक है। ये समझ के चलो, एक होती है स्टेशनरी और दूसरी होती है मोबाइल फेज। अब अगर मेरी स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज दोनों भी लिक्विड है, स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज, देन इट इज टू बी कॉल्ड एज पार्टीशन। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पार्टीशन। क्या बोल रहे हैं मैं, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में मेरी दोनों भी फेज, स्टेशनरी फेज एज वेल एज मोबाइल फेज, बोथ आर लिक्विड, देन हम लोग बोलेंगे कि इट इज टू बी कॉल्ड पार्टीशन। अगर मेरे इसमें स्टेशनरी फेज सॉलिड है, ठीक है, स्टेशनरी फेज इज सॉलिड एंड मोबाइल फेज इज लिक्विड, स्टेशनरी फेज सॉलिड, मोबाइल फेज इज लिक्विड, देन इट इज टू बी कॉल्ड एज व्हाट वी से एडसॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। तो हम उसको क्या बोलेंगे, एडसॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। यहां तक समझ में आया कि हम लोग क्रोमेटोग्राफी मतलब कलर, क्रोमा मतलब कलर, और कलर के बेसिस पे हम लोग सेपरेट करना किसी कंपाउंड को, इसको टेक्निक को क्रोमेटोग्राफी बोलेंगे। दिस क्रोमा इज ग्रीक वर्ड, इसके हम लोग बात करेंगे डिपेंडिंग ऑन द फेज, दैट इज फेज स्टेशनरी फेज एंड मोबाइल फेज, इट इज कैटेगराइज्ड इनटू एडसॉर्प्शन एंड पार्टीशन। इफ द स्टेशनरी फेज and mobile phase both liquid, then it is to be called partition. If the stationary phase solid and the mobile phase is liquid, then it is to be called as adsorption chromatography. अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि कैसे इसको समझना चाहिए, ठीक है। तो एक बार यहाँ हम लोग देख लेते हैं, वी हैव गॉन थ्रू दिस वन, स्टेशनरी एंड मोबाइल फेज, ये सब हमने देखा, ठीक है। अब यहाँ पर यहाँ मैं आपको समझा दूं कि हम लोग एडसॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी को देखेंगे, उसके पहले क्या और कैसे ये टेक्निक होती है, ठीक है, ये समझा देता हूं पहले। लेट्स कम टू दिस पार्ट। अब हम लोग यहां पर देखते हैं क्या होता है कि ये अभी आपको देखा था मैं, ये कंपाउंड है,
ये मैंने ब्लू डॉट किया, फिर इसके साइड में मैंने ब्लैक डॉट किया, कंसिडर करो, और फिर मैंने यहाँ पर एक स्केच पेन से और एक डॉट किया। ठीक है, अब आपको एक मेरे पास है, कंसिडर करो, दिस इज जेल पेन, कंसिडर दिस इज जेल पेन, दिस इज स्केच पेन एंड दिस इज बॉल पेन। ठीक है, अब आप समझ के चलो, ये 3 डॉट मैंने यहां लगाए और तीनों डॉट को मैंने क्या किया, इस पे पानी का ड्रॉप डाला हल्का सा, या मैं बोला कि ये पट्टी एज इट इज मैंने निकाली, यहां से ये ऐसे कट कर लिया। ठीक है, और इस पट्टी को मैंने वाटर में डीप किया। अब वाटर इसमें चढ़ना शुरू होगा, वाटर इसमें नीचे से ऊपर चढ़ना शुरू, ये यहां हमने लिया पानी और इसमें डीप कर दिया। अब ये पट्टी कागज की हमने कट करके लगा ली। अब इसमें हमने बोला कि ये पानी ऊपर चढ़ना शुरू होगा कैपिलरी एक्शन से। तो इसमें से आपके हिसाब से सबसे पहले कौन सा लिक्विड पानी के साथ ऊपर जाएगा, यानी कौन सी इंक जाएंगी पानी के साथ ऊपर, तो आपका आंसर रहेगा ये वाली सर, स्केच पेन की, है ना, क्योंकि ये फटाक से इसमें सोल्यूबलाइज होकर ऊपर जाएंगे। फिर दूसरा रहेगा सर ये जेल पेन है आपके हिसाब से, तो ये जेल पेन की, और तीसरा ऑप्शन रहेगा बॉल पेन की। क्योंकि व्हाई इज इट सो, ये आपको पता चला, आप यूजुअली इतने दिनों से पेन यूज करते तो ऐसे, क्योंकि आपको ये पता था इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। अगर मैंने यहां आपको सिर्फ ये डॉट बताया, यू डोंट नो कि इसके अंदर क्या है, देन फिर ये हम लोग सेपरेशन टेक्निक यूज करते हैं। हम लोग क्या करते हैं इसके अंदर कि ये किस पे डिपेंड करता है, अफिनिटी बिटवीन व्हाट, अफिनिटी बिटवीन दी स्टेशनरी फेज एंड मोबाइल फेज। ठीक है, अब यहां पर अगर मैं बात करूं स्टेशनरी फेज एंड मोबाइल फेज, तो यहां पर से कंसिडर करो ये पेपर एज अ स्टेशनरी फेज था मेरे लिए और पानी मोबाइल फेज था, है ना, वाटर इज मोबाइल फेज। अब इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो जिसकी अफिनिटी मोबाइल फेज के साथ ज्यादा वो मोबाइल फेज के साथ ऊपर ऊपर चले जाएगा, जिसकी अफिनिटी टुवर्ड्स स्टेशनरी फेज ज्यादा रहेंगी वो वहीं पे रुका रहेगा। एंड दिस इज द वे, दिस इज डिपेंड ऑन द अफिनिटी। ना पहले अगर हम लोग चीज देखें तो पहली चीज है आपके पास एडसॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। लेट्स कम विद द एडसॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। एडसॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, ये मैंने बताया था कि ये 2 तरह से हम लोग देखेंगे एडसॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। पहली चीज है हमारे पास कॉलम और दूसरी चीज है हमारे पास कॉलम के अलावा क्या है और एक चीज, TLC, thin layer chromatography, column chromatography। column chromatography, it is nothing but a thin glass tube। ठीक है, at the end of the glass tube there is a glass wool plug। ये क्या है, ग्लास वूल प्लग। अब ग्लास वूल का मतलब मैं समझा दूं क्या होता है कि जब हम लोग किसी कांच को किसी नोकीले चीज से स्क्रैचेस करते हैं तो उससे जो कांच का हल्का सा बारीक सा चूड़ा जो बनता है या एक थ्रेड टाइप बनता है, तो उसका वो थ्रेड्स को हम लोग जमा करके अगर कॉम्प्रेस कर दे तो वो इट लुक लाइक ग्लास वूल प्लग, जो कि सेमी परमिएबल या परमिएबल होता है लिक्विड के लिए, तो लिक्विड के लिए परमिएबल है। ठीक है, तो ये ग्लास वूल प्लग बनाया। यहाँ हमारा टैप है ओपन करने के लिए, दिस इज अ लॉन्ग ट्यूब, इट इज टू बी कंसिडर एज कॉलम। यहाँ पर हमने इसके अंदर मैंने क्या भरा, तो एडसॉर्प्शन मटेरियल भरा, एडसॉर्बेंट, जो कि यूजुअली होता है सिलिका SiO2, है ना, या सिलिकॉन डाइऑक्साइड, एल्यूमिनियम Al2O3, है ना। तो ये मटेरियल एल्यूमिना, सिलिका, इसका मटेरियल का ये बना रहता है। ठीक है, तो ये यूजुअली इसका बना हुआ है हमारे पास। इसके ऊपर क्या करेंगे हम लोग हमारा कंपोनेंट डाल देते, जिसको मुझे सेपरेट करना है वो डाल दिया। ठीक है, फिर इसके ऊपर वो आइदर आई कैन पुट इज एज अ सॉलिड और आई कैन पुट इन अ लिक्विड, है ना, हम लोग अपने हिसाब से इसको डिसाइड करेंगे, सॉलिड या लिक्विड एज सच रखेंगे। और इसके ऊपर हम लोग क्या डालेंगे, मोबाइल फेज। मोबाइल फेज दोनों इसमें लिक्विड ही है, दैट मीन्स पार्टीशन में भी बोलो या एडसॉर्प्शन में भी बोलो। सिर्फ एडसॉर्प्शन में स्टेशनरी फेज सॉलिड और पार्टीशन में स्टेशनरी फेज लिक्विड, एंड इन बोथ द मोबाइल फेज इज लिक्विड। तो ये मोबाइल फेज डालेंगे। तो मोबाइल फेज क्या हो सकता है, एक सिंपल लिक्विड हो सकता है। मोबाइल फेज क्या हो सकता है, सिंपल लिक्विड हो सकता है, या तो बोल सकते हैं कि लिक्विड
का दैट इज मिक्सचर, एक या एक से ज्यादा हम लोग मिक्सचर यूज कर सकते हैं। एक सिंपल लिक्विड हो सकता है या लिक्विड मिक्सचर हो सकता है, मोबाइल फेज वो डाल दिया, ठीक है, ये हमने अब समझ के चलो लिक्विड डाला है। नाउ डिपेंडिंग ऑन दी कैपेबिलिटी, अगर मेरा कंपाउंड में ए बी और सी कंपाउंड हो, ठीक है, एंड ए हैविंग मोर absorption at stationary phase, तो क्या होगा, ए को ज्यादा एब्सॉर्प्शन है तो ए रुक जाएगा ऊपर, तो थोड़ी देर के बाद में आपको क्या दिखेगा यहां पर, ये आपकी फिर से वही कॉलम लेंगे, तो ए को ज्यादा एब्सॉर्प्शन है, ये नीचे से हमारा लिक्विड निकलना शुरू हो गया, तो ए ऊपर ही रह जाएगा, जिसका एब्सॉर्प्शन ज्यादा वो ऊपर रहेगा, क्योंकि वो लिक्विड के साथ निकल के नहीं आ रहा है, वो मोबाइल फेज के साथ निकल के नहीं आएगा, तो ए ऊपर रह जाएगा, और बी उसके बाद में एब्सॉर्प्शन है तो बी यहां आएगा, और सी सबसे वीकेस्ट एब्सॉर्प्शन शो करता है, तो उसका रिटेंशन सबसे कम होगा, और सबसे ज्यादा मोबाइल फेज के साथ अगर कोई आएगा तो सी आएगा, तो सी को क्या है, वीक या लिस्ट एब्सॉर्प्शन है, किसके साथ, स्टेशनरी फेज के साथ। तो सबसे ज्यादा, या दूसरे वे में बात करूं तो सबसे ज्यादा अगर मोबाइल फेज कोई लेके चल रहा है तो दैट मींस कौन सा कंपाउंड निकलेगा, सी, मतलब दूसरे वे में अगर मैं बात करूं, सी इज मोर विथ मोबाइल फेज एंड लिस्ट विथ स्टेशनरी फेज, ठीक है, तो ऐसे वे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है, तो ये ए रुक गया क्योंकि ए का एब्सॉर्प्शन ज्यादा था, बी एंड सी लाइकवाइज, तो दिस इज ऑल अबाउट कॉलम क्रोमेटोग्राफी, ठीक है, यहां तक चलेगा। नो, अगला वाला है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। अब टीएलसी के बारे में समझाना है मुझे, तो लेट्स कम टू दिस टीएलसी पार्ट। टीएलसी मतलब एक कांच की प्लेट लेते हैं हम लोग, ठीक है, इसके ऊपर हम लोग है ना सिलिका की स्लरी बनाते हैं, सिलिका की स्लरी, और वो इसके ऊपर डाल देते हैं सिलिका की स्लरी, और फिर इसको हम लोग यूज करते हैं एज अ थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। तो अब क्या होता है कि ये प्लेट ऐसे होती है, थिकनेस ऑफ स्लरी इज 0.2 mm और लेस देन दिस, 0.2 mm से नीचे होती है। अब आपको क्या करना है कि ये जो प्लेट बनाई है हमने, ये होंगी, या एक कुछ मार्केट में रेडीमेड प्लेट भी अवेलेबल है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी की, वो भी ले सकते हैं। इसके ऊपर एक बेस लाइन बनाते हैं हम लोग, बेस लाइन यानी यहां से एक छोटा सा नीचे से 2 सेंटीमीटर का गैप छोड़ देते हैं, और उस प्लेट पे और ऊपर, और यहां हम लोग कुछ मार्क करते हैं, जो जिस सॉल्यूशन को सेपरेट करना है वो हम लोग यहां लगाते हैं, ठीक है। अब यहां लगाने के बाद ये सॉल्यूशन लगा दिए, फिर हम लोग इसको क्या करते हैं, एक बीकर में डालते हैं, ये डाल दिया बीकर में, जिस बीकर में ऑलरेडी सॉल्वेंट सिस्टम है, ऑलरेडी सॉल्वेंट सिस्टम है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोबाइल फेज, मोबाइल फेज, बीकर में क्या है, मोबाइल फेज ऑलरेडी। ये क्या है, तो ये सिलिका की प्लेट है, सिलिका प्लेट, तो जिसको क्या बोलेंगे आप, स्टेशनरी फेज, तो इसके अंदर ये स्टेशनरी फेज है, ओके, सिलिका ग्लास प्लेट के ऊपर की, ये मोबाइल फेज है जो बीकर में रखा, और हम इसको कवर कर देते हैं, इसको हम लोग कवर कर देते हैं, इसको हमने ढक दिया, ठीक है। अब थोड़ी देर के बाद में क्या होगा, ये मोबाइल फेज ऊपर ऊपर चढ़ना शुरू होंगी, है ना, कैपिलरी एक्शन से, और ये ऊपर ऊपर जब मोबाइल फेज चलेंगी सिलिका, तो डिपेंडिंग ऑन दी सोल्युबिलिटी और डिपेंडिंग ऑन दी एब्सॉर्प्शन एक्टिविटी ऑफ दैट कंपाउंड, ये यहां से सेपरेट आउट होना शुरू हो जाएगा, और थोड़ी देर के बाद में आपको मिलेगा कि ए कंपाउंड यहां, बी कंपाउंड यहां, और सी कंपाउंड यहां, और सॉल्वेंट फ्रंट यहां पे है ना। सॉल्वेंट फ्रंट मतलब जो मोबाइल फेज है ना, ये ऊपर ऊपर चढ़ा, तो ये मोबाइल फेज यहां तक पहुंचा प्लेट में हमारे, सी कंपाउंड यहां पे है, बी कंपाउंड यहां पर, ए कंपाउंड यहां पर। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा ए जो कि सबसे ज्यादा एब्सॉर्प्शन शो कर रहा है सिलिका के साथ, तो यही रुका है, कम चढ़ेगा, बी उससे थोड़ा ज्यादा, और सी सबसे ज्यादा, यानी सी सेपरेट है ना, तो ये यहां तक के हमारा सॉल्वेंट फ्रंट है। अगर आपके तीनों कंपाउंड ये सॉल्वेंट फ्रंट पे ही मिलते हैं, तो इसका मतलब है आपने सेपरेशन नहीं हुआ है, यू नीड टू चेंज दी सॉल्वेंट सिस्टम। अगर ये तीनों यहाँ के यहाँ आ गए, तीनों भी, तो सेपरेट हुए क्या, नहीं, वो तो सॉल्वेंट के साथ साथ ही चल रहे हैं। तो अपने को क्या करना है कि क्रोमेटोग्राफी सेपरेशन टेक्निक है, ठीक है, तो दिस इज द वे वी कैन थिंक, ओके। तो यहां तक के हो गया हमारा थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी।
अब इसमें एक क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या आरएफ वैल्यू। व्हाट डू मीन बाय आरएफ वैल्यू? आरएफ वैल्यू अगर ध्यान में रखना है तो कंपाउंड, अगर मैं यहां पर ये प्लेट ले रहे हैं, ये सॉल्वेंट फ्रंट है, सॉल्वेंट चला से कंसिडर करो Z सेंटीमीटर, ठीक है, ये A है, कहां से गिनना है हमें, यहां से गिनना है, ये नीचे से, ये जगह से, ठीक है, यानी जहां से हमने बेस लाइन बनाई थी ना उस लाइन से सॉल्वेंट कितना चला मेरा, Z सेंटीमीटर। लेट गो विद दिस पार्ट, मैं यहां समझा दूं, वो ज्यादा अच्छी से डायग्राम है, दिस वन, ओके। ये बेस लाइन बनाई हमने, बेस लाइन से मेरा सॉल्वेंट जो चला वो y सेंटीमीटर चला और जो स्पॉट चला x सेंटीमीटर चला। तो आरएफ वैल्यू इज नथिंग बट डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सोल्यूट फ्रॉम द बेस लाइन एंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सॉल्वेंट फ्रॉम द बेस लाइन। तो इसको हम लोग बोलते हैं आरएफ वैल्यू। तो यहां पर क्या करोगे आप, ये वाला Z सेंटीमीटर है, लेट्स शो दैट कि ये चला होगा x सेंटीमीटर A और ये चला होगा y, ये है B। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि अब आपको RF ऑफ A इज इक्वल टू क्या होगा, ये कितना है x सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय Z, ठीक है। वैसे ही बोलेंगे RF ऑफ B इज इक्वल टू कितना सेंटीमीटर चला बेस लाइन से, तो y सेंटीमीटर y डिवाइडेड बाय सॉल्वेंट कितना चला, तो सॉल्वेंट Z, इतना ही चला सॉल्वेंट तो Z। तो इन दिस वे वी कैन टॉक अबाउट द RF वैल्यू। तो RF वैल्यू यूजुअली कितने के बीच में रहती है, आपका क्वेश्चन अगर पूछा तो इट रेंजेस फ्रॉम 0 to 1, इससे ज्यादा ये बदल ही नहीं सकती। और RF वैल्यू 0 भी काम की नहीं है और RF वैल्यू 1 भी काम की नहीं है, यानी इनके बीच की RF वैल्यू होंगी तो ही आपके काम की है, जो कि बुक में ये पॉइंट मिसिंग है। RF वैल्यू कितने के कितने बीच में होना चाहिए, जो हमने यहाँ कवर किया। क्लियर है? RF वैल्यू का फॉर्मूला समझ में आ गया, डिस्टेंस ट्रेवल बाय दी substance from the baseline to the distance traveled by the solvent from the baseline is nothing but the RF value. तो A के लिए x by z, B के लिए y by z, RF value usually between the range 0 to 1, ये हमने देखा और ये हमने बात की यहाँ पर। तो this is all about refractive index. Now last point जो बचा है हमारे पास वो है पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, जिसके अंदर हम लोग बोल रहे थे कि हमारा this was the question asked in the GPAT exam, NEET examination 2020 this year for 4 marks, that is paper chromatography or partition. Which one of the paper chromatography is based on partition chromatography, adsorption and so option, it is based on the partition chromatography. अब क्या बात करेंगे हम लोग, पेपर क्रोमेटोग्राफी में यूजुअली हम लोग लेते हैं वॉटमन फिल्टर पेपर। ये एक अलग तरह का फिल्टर पेपर होता है जिसकी क्वालिटी बहुत ही हाई क्वालिटी की, इसके अंदर मेश होती है, सेम साइज की मेश है सब जगह, यूनिफॉर्म थिकनेस है उसकी। पेपर इज नथिंग बट लिंकेज ऑफ सेल्यूलोज, है ना। तो इसमें सेम साइज की मेश है, थिकनेस सेम है। तो वॉटमन फिल्टर पेपर यूजुअली ग्रेड 1 का यूज होता है, वॉटमन फिल्टर पेपर फॉर पेपर क्रोमेटोग्राफी। और अब इसमें क्या बात करेंगे कि जो पेपर के ऊपर एक एक्वियस फेज होती है, पेपर के ऊपर एक एक्वियस फेज, दैट एक्वियस फेज एक्ट एज अ स्टेशनरी फेज। एक्वियस फेज क्या एक्ट करेंगे यहां पर, स्टेशनरी फेज। और व्हाट एवर द लिक्विड वी आर गोइंग टू एड, दैट इज टू बी कॉल्ड, दैट मीन्स ये जो नीचे लिक्विड रखेंगे हम लोग यहां पर, है ना, ये सेम डायग्राम है, एज इट इज डायग्राम है, बट रादर देन प्लेट वी आर गोइंग टू यूज अ पेपर। कौन सा पेपर, तो वॉटमन फिल्टर पेपर। वॉटमन फिल्टर पेपर ही क्यों, तो उसका ग्रेड बहुत स्पेसिफिक होता है, यूनिफॉर्म थिकनेस होती है और उसके जो थ्रेडिंग जो होती है वो भी प्रॉपर होती है। ग्रेड 1 का वॉटमन फिल्टर पेपर यूज किया। और हम लोग बोलेंगे इसके अंदर स्टेशनरी फेज कौन सी है, तो पेपर के ऊपर एक्वियस फेज विल एक्ट एज अ स्टेशनरी फेज एंड रिमेनिंग वॉट एवर द लिक्विड विल एक्ट एज अ मोबाइल फेज। Rest of the things are same. So this is the example of partition chromatography. तो ये हो गया paper chromatography, thin layer chromatography and all these things. If you want to see some example of say animation type of
video, then I can show you. This is the, if you see over here, it raises from, that is from the bottom, the color is goes on in say upside. तो आप देखो ये ऊपर ऊपर चढ़ रहा है कलर, है ना, दिस वे. यहाँ अगर आप देखना चाहो तो इसमें भी ऐसा है, ये देखो. दिस इज द डाई, दिस इज अ पेपर क्रोमेटोग्राफी एग्जांपल. आप देखो ये सॉल्वेंट फ्रंट ऊपर ऊपर चढ़ रहा है. यहाँ आपको एक दिख रहा होगा गीला मार्क, जो कि सॉल्वेंट फ्रंट है और कलर उसके थोड़ा सा नीचे है. सो दिस वे वी कैन से दैट क्रोमेटोग्राफी. ओके, तो ये हो गया हमारा क्रोमेटोग्राफी के एग्जांपल. नाउ कम टू दिस पार्ट. यहाँ हमने देख लिया ये सब चीजें, दैट मीन्स रिटेंशन फैक्टर हमने देख लिया, है ना. I forgot something. I miscommunicated the refractive index over here. This is not a refractive index. It is my fault. I'm absolutely say sorry for this. This is not a refractive index. This is retention factor. Sorry for this one. Make a correction. Retention factor. Make a correction for this one. Retention factor. Retention factor. Okay. So go with this one. This is all about chromatography, and I am also giving the notes of this also. So hopefully आपको समझ में आया होगा. If any problem, you can communicate with me on a WhatsApp. Okay. Thank you.